ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सतीक मानिया और आज की क्लास में हम अपने कल के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था प्रमोशन के ऊपर। और कल की क्लास में जो है वो हमने ये देखा था कि प्रमोशन किस किस तरह की होती है और प्रमोशन कौन कौन सी होती है। ठीक है जी, तो ये कुछ हमने देखी थी कल प्रमोशन की टाइप्स, जिसके अंदर कल हम लोगों ने सबसे पहले प्रमोशन की जो टाइप पढ़ना शुरू की थी या देखना शुरू की थी, दैट वाज एडवर्टाइजमेंट। तो कल की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा, एटीएल, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहती है तो कौन कौन से मेथड यूज कर सकती है। जिसमें सबसे पहला मेथड हमने देखा था प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट, दूसरा हमने देखा था ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट, तीसरा देखा था हमने आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। आज हम लोग जो है वो एडवर्टाइजमेंट के कुछ और मेथड्स देखने जा रहे हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला मेथड है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, वो है प्रोडक्ट प्लेसमेंट एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट प्लेसमेंट एडवर्टाइजिंग। अच्छा, ये जो एक मेथड है एडवर्टाइजमेंट का, इसमें होता यह है कि कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को किसी भी बहुत फेमस मूवी में या टीवी शो में या किसी भी जगह जो है वो फीचर कर देती है, जिससे बगैर लोगों को कुछ बताए और समझाए प्रोडक्ट अपने आप प्रमोट हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी 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 फेमस मूवी। आप सबने एक मूवी का नाम सुना होगा जो जेम्स बॉन्ड से रिलेटेड थी। जेम्स बॉन्ड, उसका डायलॉग बहुत मशहूर है ना, व्हाट इज योर नेम, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। और उसका जो बहुत मशहूर है नंबर प्लेट, बॉन्ड 007। दुनिया में जब पहली बार जेम्स बॉन्ड की मूवी आई तो लोगों को जो जो डायरेक्टर थे, जो उसके प्रोड्यूसर थे, जो एक्टर्स थे, उनको पता था कि यार ये बहुत बड़ी मूवी बनने वाली है। और बॉन्ड एक स्पेशल डिटेक्टिव होता है, एक स्पेशल एजेंट होता है, वो ऑब्वियसली फाइट्स फॉर द कंट्री। और उसकी एक बहुत स्पेशल कार होती है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि वो उसके अंदर गोली भी चल सकती है और वो स्किड भी नहीं होती और वो बुलेट प्रूफ भी है, वो बॉम्ब प्रूफ भी है, और उसके अंदर से पता नहीं गाड़ी में क्या क्या फीचर्स थे। ठीक है ना, उस तरह की एक गाड़ी उन्होंने बनाई। अब उन्होंने स्मार्ट मूव क्या किया, उस गाड़ी को जो यूज किया गया एज अ बॉन्ड स्पेशल कार, वो गाड़ी थी एस्टन मार्टिन। जेम्स बॉन्ड मूवी से पहले कोई भी एस्टन मार्टिन को जानता नहीं था, मतलब बहुत, मतलब थी गाड़ी लेकिन इतनी फेमस नहीं थी। लेकिन जिस दिन जेम्स बॉन्ड की मूवी हिट हुई, बॉन्ड तो चली ही चली, साथ में वो गाड़ी एस्टन मार्टिन चल पड़ी। कंपनी ने जानबूझ के उस स्पेशल कार पे पैसे देकर एस्टन मार्टिन की गाड़ी को फिक्स कराया था, ताकि अगर कंपनी चल जाए, और सॉरी मूवी चल जाए, मूवी फेमस हुई, गाड़ी अपने आप फेमस हो जाएगी। ये है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। यहां पर कंपनी जानबूझ के अपने प्रोडक्ट को टीवी में, मूवीज में, सेलिब्रिटीज के हाथ में दिखाते हैं ताकि प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हो। आपको एक और एग्जांपल देता हूं। शाहरुख खान की एक बहुत मशहूर मूवी आई थी डॉन, मतलब पहले वो अमिताभ बच्चन की थी, बाद में उसको रीमेक किया गया शाहरुख खान के नाम से, शाहरुख खान उसमें एक्टर बना। जब वो मूवी आई डॉन शाहरुख खान की, उस वक्त जो है वो मोटरोला एक कंपनी है जिसने अपना एक सेल फोन लॉन्च किया था, रेजर, V3 रेजर था, पुरानी बात है, आपने देखा नहीं होगा, V3 रेजर। हुआ ये कि जैसे ही, क्योंकि शाहरुख खान वॉज बिग बैक देन, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, तो उनको पता था कि ये लाखों करोड़ों लोग ये मूवी देखेंगे, और जब लोग शाहरुख खान के हाथ में ये फोन देखेंगे, अपने आप हमारा प्रोडक्ट की रीच जो है वो करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगी। यही हुआ, डॉन मूवी आई, मूवी फ्लॉप हो गई, विदाउट अ डाउट मूवी वॉज अ फ्लॉप। लेकिन हुआ ये कि जब लोगों ने उस मूवी के अंदर शाहरुख खान के हाथ में वो V3 रेजर फोन देखा, मोटरोला का, चल पड़ा। ये है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। कंपनीज जो है वो जानबूझ के अपने प्रोडक्ट को मूवीज में, ड्रामा में, सब जगह प्लेस करवाती है।
ताकि उनका प्रोडक्ट लोगों को नजर आए। ये है प्रोडक्ट प्लेसमेंट एडवर्टाइजमेंट। बहुत जगहों पे आपने रिसेंटली देखा भी होगा, बहुत सारे ड्रामों में जो स्कूल्स में शूट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें लाइब्रेरी दिखाई जाती है, वो इकरा यूनिवर्सिटी है। इकरा यूनिवर्सिटी जानबूझकर अपना लाइब्रेरी, अपना कैंपस शूट के लिए देती है, ताकि किसी न किसी तरीके से उनका कैंपस, उनकी लाइब्रेरी स्कूल्स के बच्चों पे, कॉलेज के बच्चों तक पहुंचे, ताकि वो उनकी कैंपस को देखकर अट्रैक्ट हो। यह है प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो आई एम प्रीटी श्योर आपको अभी तक जो है वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या। अच्छा, इससे फायदा ये है कि आप एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट तक पहुंच जाते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि भाई, जो मोटरोला है, मोटरोला जो है, उसने क्यों डॉन की मूवी को चूज किया? क्योंकि मोटरोला को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसकी मार्केट में एंटर होना था, और उनको पता था कि भाई इस डॉन मूवी से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारी टारगेट मार्केट क्या है? मिडिल एंड लोअर क्लास, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं, वो तो जाएंगे ही जाएंगे मूवी देखने के लिए, ठीक है ना। डाल दो इसके अंदर, तो वो अपनी टारगेट मार्केट तक पहुंच गया। मेरी बात आपको समझ आ रही है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इकरा यूनिवर्सिटी की जो एग्जांपल दी, कि इकरा यूनिवर्सिटी अपना कैंपस जो है वो दिखाती है ड्रामों के अंदर, देती है पर्पसफुली। क्यों? क्योंकि इकरा यूनिवर्सिटी को पता है कि हमारी टारगेट मार्केट स्टूडेंट्स है, और आजकल के स्टूडेंट्स ड्रामे देख रहे हैं, आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो ड्रामे देख रहे हैं। तो इकरा यूनिवर्सिटी जानबूझकर अपना कैंपस दे रही है रेंट पर, ताकि जो है वो टारगेट मार्केट तक अपने कैंपस को पहुंचा सके, उनका प्रोडक्ट जो है वो अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, अपना अपना तरीका है प्रोडक्ट पहुंचाने का। तो ये जो आप टीवी में और मूवीज में जब आप अपने प्रोडक्ट की प्लेसमेंट करवाते हो ना, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि किस तरह के लोग इसको देखते हैं। आज अगर मुझे एक प्रोडक्ट मैंने बनाया, फॉर एग्जांपल टी शर्ट मैंने बनाया, और वो मुझे टी शर्ट पहुंचाना है लोअर मिडिल क्लास तक, तो मैं कभी भी नेटफ्लिक्स की किसी भी सीरीज में अपने प्रोडक्ट की प्लेसमेंट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है नेटफ्लिक्स देखने वाले लोग मिडिल क्लास, अपर क्लास और एलीट क्लास वाले लोग हैं, लोअर क्लास वाले लोग नहीं है। लोअर क्लास वाले लोग कौन है? जो केबल टीवी देखते हैं। तो मैं केबल टीवी के किसी चैनल के ऊपर अपनी प्रोडक्ट प्लेसमेंट करवा दूंगा, किसी उस ड्रामे के अंदर करा दूंगा। मेरी बात आप समझ रहे? सो बात यह है कि जब आप प्रोडक्ट प्लेसमेंट करते हैं टीवी के अंदर, सॉरी, किसी शो के अंदर, ड्रामा के अंदर, मूवी के अंदर, तो आपको प्रोडक्ट प्लेसमेंट से पहले पता होता है कि यार किस लेवल के लोग ये देखेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट उस लेवल का है तो आप उसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है मेरा प्रोडक्ट आराम से उस टारगेट मार्केट तक पहुंच जाएगा। अच्छा, इसके बाद ऑब्वियसली बात है, जो मैंने आपको शाहरुख खान वाली एग्जांपल दी, मूवी के अंदर आ जाता है, फेमस मूवी के अंदर आ जाता है, तो प्रोडक्ट की एक डिजायरेबल इमेज बन जाती है। आप अपना सेलफोन लेके गए, दोस्तों ने पूछा वाह भाई कौन सा सेलफोन है, आप बोलोगे यार ये वही वाला सेलफोन है जो फला फला मूवी में था। आई स्टिल रिमेंबर, लोगों ने उस जमाने में मोटरोला का रेजर 3 सिर्फ और सिर्फ इसीलिए खरीदा था, ताकि वो लोगों को शशके करा सके कि मेरे पास वही फोन है जो शाहरुख खान ने डॉन मूवी में इस्तेमाल किया था। ये बात समझ आ रही है आपको? तो ये लोग असल में, जब आप किसी सेलिब्रिटी के हाथ में किसी टीवी शीवी पे दिखा देते, एक डिजायरेबल इमेज बन जाती है। मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं। एप्पल कंपनी ने एक रूल बनाया है, देयर इज अ रूल बाय एप्पल कंपनी, इफ यू आर मेकिंग अ मूवी और उस मूवी में कोई नेगेटिव रोल है, तो आप, एप्पल ये रिस्ट्रिक्ट करता है दुनिया भर के लोगों को कि आप एप्पल का जो आईफोन है वो किसी भी नेगेटिव कैरेक्टर पे, या किसी भी विलन पे, या किसी भी गलत आदमी के हाथ में अपना फोन नहीं दिखा सकते। सो फॉर एग्जांपल, आज मैं क्रिमिनल्स के ऊपर मूवी बनाता हूं, तो रूल है कि मैं क्रिमिनल को, जब मूवी बन रही है तो जाहिर सी बात है फोन तो कोई ना कोई दिखाना होगा, क्रिमिनल के हाथ में आईफोन नहीं होना चाहिए, वरना एप्पल आपके ऊपर केस कर देगा। किसी ने एप्पल से पूछा क्यों ऐसा? एप्पल ने बोला हमने सालों साल लगाए अपने प्रोडक्ट की गुडविल बनाने के लिए। तो अगर आप कोई मूवी बनाते हो जिसमें कोई आप नेगेटिव कैरेक्टर, कोई रेपिस्ट या कोई ड्रग लॉर्ड या कोई सीरियल मर्डर या कोई क्रिमिनल दिखा रहे हो, और वो आईफोन यूज कर रहा है, तो आप हमारे फोन को उस नेगेटिव कैरेक्टर के साथ रिलेट करना शुरू कर दोगे। हम ऐसा नहीं चाहते। तो देयर इज अ रूल दैट इफ यू आर मेकिंग अ मूवी और अ टॉक शो और एनीथिंग, अगर आप उसमें कोई नेगेटिव रोल दिखा रहे हो, तो एप्पल कंपनी ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि उसमें आप आईफोन नहीं दिखा सकते। दिस शोज कि वाकई में प्रोडक्ट प्लेसमेंट का बहुत हैवी इंपैक्ट होता है।
अच्छा जी। उसके अलावा ये बहुत बहुत सबलिमिनल मैसेज है। सबलिमिनल मैसेज मतलब ये बहुत, मतलब हर बंदा इस मैसेज को समझ नहीं पाएगा। बहुत सारी जगहों पे आप देखना, आजकल नोटिस करना, जब आप ड्रामे देखते हो तो गाड़ी आ रही होती है तो गाड़ी का लोगो आगे से ब्लर होता है। बहुत सारे ड्रामों में उसमें होता है। क्यों होता है ब्लर? क्योंकि वो ड्रामे वाले बताना चाह रहे होते हैं कि हमने इस कंपनी का जो लोगो आपको गाड़ी पे नजर आ रहा है, हमने उससे कोई पैसे नहीं लिए, इसलिए हम उसके गाड़ी के लोगो को ब्लर कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है टोयोटा पैसे दे दे, पाकिस्तानी को ड्रामा बने इसमें, टोयोटा पैसे दे दे उस ड्रामे वाले को कि सारी टोयोटा की गाड़ियां दिखाना। अब आप तो ये ड्रामा देख रहे हो, हर बंदा तो इतना स्मार्ट नहीं ना कि वो देखकर समझ जाए कि टोयोटा की गाड़ी नजर आ रही है तो टोयोटा ने जरूर उसको पैसे दिए होंगे। हर बंदा इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता। ये तो आज मैंने आपको बताया तो आपको समझ में आया होगा कि यार इस तरीके से भी एडवर्टाइजमेंट होती है। इससे पहले तो आपको आइडिया ही नहीं होगा। आज के बाद आप नोटिस करना, कभी भी आप टीवी या कोई ड्रामा देख रहे हो, उसमें कोई गाड़ी आती फॉर एग्जाम्पल, और गाड़ी का लोगो ब्लर है, तो उसका मतलब वो ड्रामा का जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो ये बताना चाह रहा है कि हमने इस ब्रांड के पैसे नहीं लिए। और अगर लोगो विजिबल है, मतलब पैसे लिए हैं उसका लोगो दिखाने के लिए। अब हर बंदे को तो इस बात को समझ ही नहीं आएगी, आज के बाद आपको समझ आएगी। तो यही इसका एक प्रॉब्लम भी है कि हर बंदा इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता। कंपनी बहुत पैसे खर्च करके प्रोडक्ट दिखा तो देती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि ये प्रोडक्ट दिखाया इसलिए गया ताकि आप इससे अट्रैक्ट हो। तो ये पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग। अच्छा, ये भी एक बड़े मजे की एडवर्टाइजमेंट है, गुरिल्ला एडवर्टाइजमेंट। तो अब सवाल ये है कि ये जो हमारे पास है गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग, ये बेसिकली गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग है क्या? अच्छा, गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग का बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या होता है कि ये पब्लिक प्लेसेस जो होती है, पब्लिक प्लेसेस में कुछ ऐसा करते हैं कि वहां पर प्रोडक्ट जो है वो प्रोमोट हो जाता है। कुछ ऐसा करते हैं कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर प्रोडक्ट प्रोमोट हो जाता है। अच्छा, अब आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा बहुत जगहों पे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल ऑफ कराची। आप किसी अंडरपास से गुजरते हैं। अब अंडरपास में क्या होता है, पाकिस्तान कराची की अवाम क्या कर सकते हैं, वो उनको पान खाने की, गुटखा खाने की आदत है। वो पचक 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 जो है ना, वो पान की थूक मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। उससे क्या होता है, वो सारी दीवारें और जो रोड है वो गंदा, लाल, अजीब, डिस्गस्टिंग हो जाता है वो, मतलब बंदा देख भी ना सके। तो आप समझो, आप रोज मानियाज आते हो घर जाते हो, मानियाज आते हो घर जाते हो, और रोज जो है वो आप एक अंडरपास से गुजरते हो, रोज अंडरपास की बुरी हालत है, गंदगी, कचरा, पान की पी के अजीब हुआ है वो। एक दिन क्या हुआ, बर्जर पेंट्स, पाकिस्तान की बहुत मशहूर बहुत बड़ी कंपनी बर्जर पेंट्स, वो आते हैं और पूरी जगह को साफ करते हैं और उस पर लिख के चले जाते हैं बर्जर पेंट्स। एकदम से आप गुजरते हो और आप तो हैं, ये क्या हो गया भाई? कल तक तो इस अंडरपास में अंधेरा था, गंदगी थी, कचरा था, बदबू थी, पान की, गुटखे की गंदगी थी सारी। एंड ऑल ऑफ अ सडन साफ सुथरा, लाइटें लगी हुई हैं, पेंट हुआ हुआ है, भाई ये क्या सीन हो गया? और बड़ा सा लिखा हुआ है बर्जर पेंट्स। ये है गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग। पब्लिक प्लेस के अंदर कुछ ऐसा कर दो कि आपका प्रोडक्ट प्रमोट हो जाए। मेरे घर के पास एक राउंड अबाउट है, ठीक है ना, वो काफी टाइम से टूटा हुआ था। एक दिन क्या हुआ, उस राउंड अबाउट पे एक बड़ा सा खूबसूरत सा, मतलब 3 4 5, मतलब हाँ 10 दिन लगे होंगे, बड़ा खूबसूरत सा एक स्टील का स्ट्रक्चर बनाया, हैवी किस्म का, मतलब दूर से देखो तो आपको लगेगा यार इतना जबरदस्त हैवी स्ट्रक्चर है, स्टील का, वो भी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। पता चला वो टूटी हुई जो राउंड अबाउट थी, उस पर एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बनाया, डिजाइन विजाइन वाला लगाया, और उस पर लिख दिया फैजान स्टील। ठीक है ना, ये है गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग। उन्होंने अपने स्टील की ब्यूटी दिखाई कि हमारे स्टील से आप कोई भी शेप बना सकते हो, और उसके अंदर इतनी क्वालिटी है कि वो बड़े से स्ट्रक्चर को विथ होल्ड कर सकता है। और उसके आगे सीट वीट लगा दी, लोग बैठे हुए हैं। ये है गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग। ठीक है ना, इसमें होता ये है कि आप पब्लिक प्लेसेस पर, जहां पर लोग हैं, जहां पर लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है, वहां पर कुछ ऐसा कर दो कि लोग आपके प्रोडक्ट को इग्नोर ही ना कर सके, बैठे बैठे आपको जो है लोगों को आपका प्रोडक्ट नजर आ जाए।
ये है गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग। एक कराची में एक बहुत मशहूर शोरूम है, उसने क्या किया, उसने बिलबोर्ड लगाने के, अपनी दुकान के बाहर जो बोर्ड लगता है ना, उसने बोर्ड लगाने के बजाय क्या किया, उसने जो है वो ऊपर का फ्लोर काटा, उसमें से आधी गाड़ी जो है ना वो स्टैंड वैंड के साथ लटका दी। ठीक है ना। ऐप गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग। खैर, तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि गुरिल्ला एडवर्टाइजिंग क्या है। बेसिकली ये लो कॉस्ट होती है, इतना ज्यादा महंगा होता नहीं है, बहुत अच्छा होता है, सस्ता होता है, सस्ता और टिकाऊ काम। अब ये अंडरपास पेंट करना जो है, इसमें क्या ही इतना महंगा होगा, तो ये यूजुअली लो कॉस्ट होता है। लेकिन हाँ, ये करने से पहले आपको आसपास के लोगों की या गवर्नमेंट की या सोसाइटी की या केएमसी जो भी रेलिवेंट अथॉरिटीज है, आपको उनकी परमिशन चाहिए। परमिशन के बगैर आप कर नहीं सकते, क्योंकि जो भी आप करने जा रहे हो वो या तो पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ये काम करने से पहले आपको रेलिवेंट लोगों की परमिशन चाहिए। अच्छा जी, एट टाइम्स ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होती है, इतनी क्रिएटिव होती है कि लोग इसको इग्नोर ही नहीं कर पाते। और ये यंग कस्टमर्स को जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर जाती है। बहुत जगह पे ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। ठीक है ना, ये जो गाड़ी जो मैंने आपको बताया अभी शोरूम से गिर रही है, ये भी एक तरीका है एडवर्टाइज करने का। एक कंपनी ने उनको पैसे दिए थे कि हमारी गाड़ी आधी काट के अपने शोरूम से बाहर लगा दो, लटका दो। तो वो लोग जो कार लवर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली इसको देख के बड़ा सरप्राइज हो गया, बड़ा खुश हो गया, यार ये भी तरीका है एडवर्टाइजमेंट का। सो एट टाइम्स ये इतने क्रिएटिव आइडियाज होते हैं कि ये यंग कस्टमर्स को बहुत अच्छे तरीके से अपील करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इससे फिर अगेन कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी निकलता है। लेकिन हाँ, इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। एट टाइम्स मैसेज कैन बी मिसअंडरस्टूड। एट टाइम्स मैसेज कैन बी मिसअंडरस्टूड। वो बर्जर पेंट ने पूरा अंडरपास को पेंट शेंट कर दिया, बर्जर पेंट लगा दिया। लोग ये समझ रहे हैं कि बर्जर पेंट ने जो है वो सोसाइटी को फायदा पहुंचाया। लोग इस मैसेज को समझ ही नहीं पाए कि बर्जर पेंट आपको ये अंडरपास को पेंट करके ये बताना चाह रहा था कि हमारा पेंट होने के बाद जगह कितनी साफ लगती है। ये भी आपको अब समझ आया जब मैंने आपको बताया। इससे पहले तो आप ये समझ रहे थे कि बर्जर पेंट ने सिर्फ क्या किया, जगह साफ की, सोसाइटी को एक रिस्पॉन्सिबल मैसेज दिया कि हम सफाई करते हैं। नहीं, बर्जर पेंट ने इतने टाइम से आप एक जगह को गंदा देख रहे थे, तो बर्जर पेंट ने जब उसको पेंट किया, तो बर्जर पेंट ने आपको बताया इनडायरेक्टली कि सफाई होने के बाद जब हमारी कंपनी का पेंट होता है तो जगह देखो कितनी साफ नजर आती है। हालांकि उसमें कोई कमाल नहीं, कोई किसी भी जगह को आप साफ करके पेंट कराओगे वो साफ सुथरी ही लगेगी। लेकिन ये मैसेज आपको दिखाना था कि अगली बार जब अपने घर की सफाई करा के पेंट कराने का सोचे तो हमारा पेंट कराए। तो ये मैसेज हर बंदे को समझ नहीं आता, तो एक्ट क्योंकि बोल नहीं रहा ना, कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो मैसेजेस कैन बी मिसअंडरस्टूड। एंड एट द सेम टाइम बहुत जगहों पर बैकलैश भी आ सकता है, नेगेटिव बैकलैश आ सकता है। ठीक है ना, आप कुछ करने गए थे, कुछ हो गया, है ना, आप जो है वो पेंट को साफ कर रहे थे, बराबर में पता लगा कायदे आजम की पिक्चर लगी थी, आपने वो भी मिटा दी, लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी, ओ कायदे आजम की पिक्चर को मिटा दिया, कर दिया, वो करते। आप बोलो भाई मिटाया तो क्या हुआ, ये तो देखो जो 10 साल से अवाम कायदे आजम की जो पिक्चर के नीचे पान फेंक फेंक के जा रही थी, कचरा फेंक के जा रही थी, वो कुछ नहीं था। हमने उसको साफ करके नया पेंट कर दिया तो आपको बुरा लग गया। तो एट टाइम्स इन चीजों में नेगेटिव बैकलैश भी आता है। एंड पीपल कैन बी रिमेंबर्ड फॉर ऑल रॉन्ग रीजन। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहां पर क्या हुआ, एक बहुत मशहूर पेंट कंपनी है जिसने कराची में अलग 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 जगहों पे, कचरे वाली जगहों पे पेंट किया और लिख दिया, मैं यहां, मैं बहुत सालों बाद उर्दू लिख रहा हूं, कचरा फेंकना मना है। आई होप मैंने कोई गलती ना की हो। यहां कचरा फेंकना मना है। पूरी कराची में अलग अलग जगहों पे पेंट किया उन्होंने और एक कैंपेन चलाई, गोबीस पेंट ने। कुछ तेज लड़के थे, समझदार लड़के थे, तेज थे, शरारती थे, क्या बोल सकते हैं। उन्होंने क्या किया, जगह जगह गए, स्प्रे पेंट से मना मिटा दिया। अब वो थे कंपेरेटर की हरकत थी, किसकी थी पता नहीं। पूरे कराची में उन्होंने 100 200 300 जगहों पे लगाया था, यहां कचरा फेंकना मना है। लोगों ने जाके पता नहीं कौन था ये, मिटा दिया, फेंकना मना है, मना हटा दिया। अब जो गुबीज पेंट की जो कैंपेन थी, यहाँ कचरा फेंकना मना है, सोसाइटी को एक वो देने के लिए, एजुकेट करने के लिए, हर जगह लिखा हुआ है
गोबीज पेंट में लिखा हुआ है यहाँ कचरा फेंकना है। न्यूज पे आ गया, सब जगह आ गया, ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि भाई ये क्या कर दिया गोबीज पेंट ने, पूरे शहर में पेंट कर दिया यहाँ कचरा फेंकना है। और गोबीज वाले परेशान हो गए, बोले यार ये क्या कैंपेन चलाई थी, ये क्या कैंपेन हो गई। आज तक काफी साल हो चुके, 10 साल हो चुके हैं, आज तक गोबीज पेंट का जब नाम आता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको याद रखते हैं कि यार ये क्या कैंपेन की थी इन्होंने। तो एट टाइम्स गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। गलती उनसे ये हुई कि वो समझ रहे थे कि ये ऐसा होगा, लेकिन किसी ने शरारत कर दी या किसी कंपेटिटर ने हरकत की, पता नहीं। लेकिन गोबी स्टिल डेट इज रिमेंबर्ड फॉर दैट सर्टेन मार्केटिंग दैट वेंट अगेंस्ट देम। अच्छा, मूविंग ऑन, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर यहां पर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट एडवर्टाइजमेंट का एक लिमिटेशन क्या हो सकता है। तो लिमिटेशन इसका यही है कि एट टाइम्स जो मैसेज है दैट कैन बी मिसअंडरस्टूड। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहुत मशहूर मूवी है फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है। जब फास्ट एंड फ्यूरियस नई नई बनी थी, इट वाज ऑल अबाउट रेसिंग कार्स, ठीक है, उसमें जो भी स्टोरी लाइन थी उसकी हम बात नहीं करें, बट इट वाज ऑल अबाउट फास्ट कार्स। तो दुनिया की बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया, अपनी अपनी गाड़ी दी फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज को कि हमारी गाड़ी रखो अपनी मूवी के अंदर और दिखाओ। और वो गाड़ियां ऑब्वियसली बात है बहुत फास्ट थी। एक नॉर्मल आदमी जब देखने गया मूवी तो उसने देखा गाड़ियां तेज चल रही, ये चल रही, वो चल रही, देखा और वो वापस आ गया। लेकिन जो वाकई में कार लवर्स थे, जिनको वाकई में गाड़ियों की नॉलेज थी, तो उन्होंने जब देखा उस मूवी को तो उनको आइडिया हुआ कि किस मूवी के अंदर, सॉरी फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर किस गाड़ी को किस तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है और वाकई में किस किस तरीके से वो गाड़ी बन सकती है। इनडायरेक्टली मैं आपको एक बात बताऊं, फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर 1992 की सिविक इस्तेमाल हुई थी, वहां से वो सिविक का क्रेज चढ़ गया लोगों को, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग थे जो कार लवर्स थे, उनको वो कॉन्सेप्ट समझ आया कि सिविक ने अपनी गाड़ी को प्रोडक्ट प्लेसमेंट के थ्रू फास्ट एंड फ्यूरियस में दिखाया और लोगों को बताया कि गाड़ी मॉडिफाई भी हो सकती है, और लोगों को ये भी बताया कि इसको आप जितना तेज चाहो भगा सकते हो, उसकी बॉडी को चेंज कर सकते हो, ब्ला 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 ब्ला। हर बंदे को ये बात समझ नहीं आई, सिर्फ कार लवर्स को समझ आई। नॉर्मल लोग गए मूवी देखी आ गए। आज के बाद अगर जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी हो, उनसे आप पूछो उसमें कौन कौन सी गाड़ियां थी, उनको पता भी नहीं होगा, बोलेंगे वो फास्ट कार्स थी, उनको पता ही नहीं होगा कौन सी गाड़ियां थी, ठीक है ना। तो एट टाइम्स कंपनी ने जो ये सिविक रखवाई थी फास्ट एंड फ्यूरियस में, उनका मैसेज ये था कि कार लवर्स तक ये मैसेज पहुंचे कि हमारी गाड़ी फास्ट है, हमारी गाड़ी कूल है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। कुछ लोगों को ये मैसेज समझ आया, बहुत सारे लोगों को, मेजोरिटी लोगों को ये मैसेज समझ ही नहीं आया कि उन्होंने गाड़ी दी क्यों थी, ठीक है ना। तो ये एक लिमिटेशन थी प्रोडक्ट प्लेसमेंट की यहां पर। खैर, मूविंग ऑन, हमारे पास एक और मेथड है एडवर्टाइजमेंट का, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है। आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, स्पॉन्सर्ड होता है, स्पॉन्सर्ड होता है, बहुत बहुत कॉमन है। आईबीए में, लम्स में इवेंट हो रहा है, कॉन्सर्ट हो रहा है, उनको पता है 10,000 लोग आने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बात कर रहा हूँ, वो क्या कर लेते हैं, इवेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस कंपनी। बहुत बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आजकल पीएसएल हो रहा है, हर साल होता है। पीएसएल इस पाकिस्तान की जो है वो क्रिकेट लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक है ना। तो उसमें पाकिस्तान की बहुत सारी टीम्स है जो पार्टिसिपेट करती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, सब आते हैं। अब वो करोड़ों लोग देख रहे हैं पीएसएल, और उस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, HBL PSL, यानी वो पीएसएल जो भी पूरी होती है उसको ऑर्गेनाइज करने का उसका सारा खर्चा कौन उठाता है, HBL। अब सवाल ये है कि HBL क्यों उठाता है, तो करोड़ों लोग जब PSL देखते हैं तो उन तक रोज मैसेज क्या जा रहा है, जब तक वो देख रहे हैं, इसके बाद जब वो हाईलाइट देखेंगे अगले सालों तक देखते रहेंगे, HBL। HBL इज हबीब बैंक लिमिटेड, ये है PSL क्यू स्पॉन्सरशिप बाय HBL। तो स्पॉन्सरशिप का मतलब है कोई भी जब कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो, स्पोर्ट्स का हो रहा हो या कॉन्सर्ट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कंपनी जो है वो पैसे देके उस पर अपना नाम लगवा ले। अब वो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, आप अपना लोगो लगवाना चाहते हो या पूरे इवेंट को अपना नाम देना चाहते हो, PSL में पूरा इवेंट का नाम ही वो HBL PSL दे देते हैं, या PSL बाय HBL, इस तरह करके नाम देते हैं, पावर्ड बाय HBL, ठीक है ना। तो ये बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग तक आपका ब्रांड प्रोडक्ट रोज, हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड पहुंचता रहता है, पहुंचता रहता है, पहुंचता रहता है। ये भी एक मेथड है प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, विच इज कॉल्ड एज स्पॉन्सरशिप। अच्छा, इसके अंदर एडवांटेजेस भी हैं, ये मेथड फॉलो करने के हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। पहला क्या है कि अगर आपने कोई बड़े इवेंट पे स्पॉन्सर किया और वाकई कोई बड़ा इवेंट था, वैल्यूएबल इवेंट था, जैसे कि PSL है, तो ऑटोमेटिकली
आपकी बहुत जबरदस्त पब्लिसिटी आ जाती है। क्यों मैं बात कर रहा हूं पीएसएल एचबीएल? बड़ा इवेंट है, आपने देखा भी होगा, आपको समझ भी आ गया होगा, आपको याद भी आ गया होगा। जैसे जैसे पीएसएल बड़ा होता चला गया, जैसे जैसे पीएसएल सक्सेसफुल होता चला गया, उस सक्सेस के साथ साथ एचबीएल को भी सक्सेस मिली। बड़े इवेंट के साथ बड़ी पब्लिसिटी होती है। बट यस, आगे जाके हम देखेंगे भी कि अगर इवेंट फेलियर हो जाता है तो इवेंट फेलियर का जो धब्बा होता है वो कंपनी के ऊपर भी आता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका इवेंट और बड़े स्केल पे चला गया तो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, वीडियोस चल जाती है, इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है, जैसे पीएसएल को करते हैं। तो आप जैसे एचबीएल तो लोकल बैंक है, लेकिन अब दुनिया में जिन जिन लोगों ने पीएसएल देखा है उन तक भी एचबीएल पहुंच गया। ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि अगर आपका इवेंट बहुत बड़े लेवल पे चला जाए, लार्ज स्केल इवेंट है, तो आपका ब्रांड भी फिर लार्ज स्केल पे चला जाता है। ठीक है ना? तो अब इवेंट अगर सक्सेसफुल होगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी की वर्थ भी बढ़ जाएगी। ये भी एक एडवांटेज है, अगर पीएसएल जितना ज्यादा सक्सेसफुल होता जाएगा तो कंपनी यानी एचबीएल बैंक की पब्लिसिटी बढ़ेगी, उसका वर्ड ऑफ माउथ बढ़ेगा, उसकी सेल्स बढ़ेंगी, वो बड़े स्केल पर चला जाएगा और लोग फिर उसके अंदर इंटरेस्ट भी लेने लगेंगे। पीएसएल की सक्सेस की वजह से लोग एचबीएल में अकाउंट भी खुलवाना शुरू कर देंगे, भी उसकी सक्सेस है। लेकिन अगेन कुछ डिसएडवांटेजेस है। बड़े महंगे इवेंट्स को स्पॉन्सर करना, जैसे कि पीएसएल है, महंगा है। कोक स्टूडियो, इस तरह के इवेंट को स्पॉन्सर करना महंगा है। ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो बड़े स्केल के होते हैं। स्पेशली पीएसएल की मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आजकल चल रहा है इसलिए, और ये रेलिवेंट भी यहाँ पर। तो यहाँ पर 2-5 करोड़ 10 करोड़ नहीं होता, यहाँ पर बिलियंस का गेम, बिलियंस का गेम है। तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। एंड देन जैसा आजकल वॉर वाली सिचुएशन है, तो पीएसएल जो है वो हो रहा है, क्या कहते हैं, लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं, स्टेडियम्स में जाना अलाउड नहीं है। तो अगर पीएसएल पिटा, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो ऑटोमेटिकली इसका नुकसान जो है वो एचबीएल को भी उठाना पड़ेगा। डेफिनेटली आजकल जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान एचबीएल उठा रहा है, क्योंकि इतनी स्पॉन्सरशिप, इतनी व्यूअरशिप आ नहीं रही पीएसएल की जितनी आती जब लोग स्टेडियम्स पे निकल कर आते हैं। तो ये हमारे पास एक और मेथड है। एंड देन एक मेथड और है हमारे पास, वो है डिजिटल एडवर्टाइजिंग। अच्छा जी, डिजिटल एडवर्टाइजिंग क्या है? अब ये नया मेथड है। पिछले 10, मतलब वैसे तो 12-13 साल हो गए इसको आए हुए, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता गया। डिजिटल एडवर्टाइजिंग इज व्हेन यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट ऑनलाइन, स्पेशली ईमेल्स के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है ना? ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड है जो आजकल चल रहा है। ठीक है ना? डिजिटल एडवर्टाइजिंग। अच्छा, अब ये जो आजकल डिजिटल एडवर्टाइजमेंट चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू और जो सब कुछ हो रहा है, इसके एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी। सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि ये वर्ल्ड वाइड कवरेज है। मैं आज अगर अपना ऑनलाइन स्कूल चला रहा हूँ, मानियाज ऑनलाइन स्कूल, मैं कराची में बैठे हुए किसी भी कंट्री में जाऊं, जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन मैं अपनी एड्स वहां चला सकता हूं। ग्लोबल कवरेज। दूसरा, रिलेटिवली रिलेटिवली दूसरे सारे मीडियम्स के मुकाबले में ये काफी सस्ता है। टीवी के मुकाबले में, न्यूज़पेपर के मुकाबले में, रेडियो के मुकाबले में, स्पॉन्सरशिप्स के मुकाबले में काफी सस्ता है। तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज यहां पर है वो कहीं नहीं है, ट्रैक हो सकती है। आज अगर मैं सोशल मीडिया पे, मेटा पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे अपनी एड चलाता हूं, तो वो मुझे बताता है कि आपकी एड कितने लोगों ने देखी। ठीक है ना? आपकी एड जो है वो आ, किस एज के लोगों ने देखी, किस जेंडर के लोगों ने देखी। अब मैं टीवी पे चलाऊं, बिलबोर्ड पे चलाऊं, कोई मुझे बता सकता है कितने लोगों ने मेरा बिलबोर्ड देखा, किस जेंडर के थे, किस इनकम के थे, किस एज के थे? नहीं बता सकता। तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में आप ट्रैक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, किस लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने खरीदा, क्या कॉस्ट आई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन आप पर्सनलाइजेशन भी कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन मतलब जब आप एड्स चलाते हो ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन जो मेटा है या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप बता सकते हो कि मेरी एड किसको दिखानी है। मेल को दिखानी है, फीमेल को दिखानी है, एज किस एज को दिखानी है, पेरेंट को दिखानी है, स्टूडेंट को दिखानी है, बहुत सारी चीजें आप उसको बता सकते हो।
नॉर्मल टीवी पे, रेडियो पे, बिलबोर्ड पे, न्यूज़पेपर पे, गुरिल्ला एडवर्टाइजमेंट पे, प्रोडक्ट प्लेसमेंट में, कहीं पर भी आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलता कि आप कैटेगराइज करके लोगों को दिखाओ। हर जगह ओपन है, कोई भी देख सकता है। मेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट फीमेल देख सकती है, फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट मेल देख सकते हैं, कोई वो नहीं है। अच्छा, फिर कुछ लिमिटेशंस भी हैं डिजिटल प्रमोशन के। जब आप ऑनलाइन प्रमोशन करोगे डिजिटल मेटा शेटा के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप ग्लोबल लेवल पर आ गए हो। जब आप ऑनलाइन बेचोगे तो आप भी अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन दिखा रहे हो लोगों को, और दुनिया की बहुत सारी कंपनीज है जो अपना प्रोडक्ट दिखा रही है ऑनलाइन लोगों को। अब आपका कंपटीशन बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कराची में दुकान खोली थी तो मैं कराची के 100 दुकान थी कराची के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 100 दुकान वालों से लड़ रहा था। अब मैं अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन दिखा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ऑनलाइन तो 10,000 कंपनी है, तो मैं 10,000 कंपनी से कम्पीट कर, कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है। फिर ये जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलानी है ऑनलाइन, इसके लिए आपको पूरी एक टीम चाहिए होती है। टीम को आपको ट्रेन करना पड़ता है, उनको स्किल्स देनी पड़ती है कि एड्स कैसे चलेंगी, किस तरीके से कस्टमर को रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो थोड़ा सा जो है वो कॉस्टली प्रोसेस भी होता है, और टीम वगैरह को ट्रेन वगैरह करना पड़ता है, सब चीज़ों को वो टीम सीखती है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। एंड एट द सेम टाइम ऑनलाइन में आपने देखा होगा, लोग अक्सर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, नीचे लोग कमेंट्स में उसको गालियां दे रहे होते हैं, उसके नेगेटिव फीडबैक दे रहे होते हैं। ये इस तरह की चीज़ें ना, फिर ये छुप नहीं सकती, ये अवेलेबल टू एवरीवन हो जाती है। हर बंदा आपके प्रोडक्ट के फीडबैक को देख रहा है, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा, फीडबैक सबको नजर आ रहा है, छुप नहीं सकता ना। तो ये थोड़े से नुकसान होते हैं इस तरह की एडवर्टाइजमेंट के अंदर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल इकोनॉमिक्स विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानी, और आज की क्लास में जो है वो हम लोग एक्सचेंज रेट का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल की क्लास में हमने एक्सचेंज रेट को पढ़ लिया था, उसके बेसिक्स जरूर समझ लिए थे। और हमने देखा था कि भाई, सबसे पहले हमने देखा कि एक्सचेंज रेट क्या है, मतलब एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन क्या होती है। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जब एक करेंसी दूसरी करेंसी के जिस रेट पे ट्रेड होती है, उसको हम लोग एक्सचेंज रेट करते हैं, द रेट एट विच वन करेंसी इज ट्रेडेड विद अनदर। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि भाई, एप्रिसिएशन का मतलब करेंसी का स्ट्रांग होना है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है करेंसी का वीक होना। उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, लेट्स से आज पाकिस्तान में डॉलर 100 रुपए का है, तो $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज, ये बेस लाइन है हमारी। तो कल को अगर $1 100 की जगह 110 रुपए का हो जाए, तो इसका मतलब पहले डॉलर की स्ट्रेंथ वॉज 100 टाइम्स, यानी $1 वॉज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन रुपीज। आज $1 इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग, 110 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन रुपीज। तो इसका मतलब डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ गई, रुपीज की स्ट्रेंथ गिर गई। तो डॉलर एप्रिशिएट हुआ, रुपीज जो है वो डेप्रिशिएट हुआ। डॉलर एप्रिशिएट हुआ, रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हुआ। मैंने आपको ये भी बताया था साथ में कि जो करेंसी का इंपैक्ट होता है हमेशा वो ड्यूल इंपैक्ट होता है। करेंसी का इंपैक्ट हमेशा ड्यूल इंपैक्ट होता है। तो एक करेंसी अगर एप्रिशिएट हो रही है तो दूसरी डेप्रिशिएट हो रही है, अगर एक डेप्रिशिएट हो रही है तो दूसरी एप्रिशिएट हो रही है। इसी तरह डॉलर, $1 100 का था, इसी तरह अगर आप देखो यहां पर $1 जो है वो 90 रुपीज का हो गया, यानी पहले 100 रुपए का था, अब 90 का हो गया। तो इसका मतलब पहले डॉलर 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन रुपीज था, अब डॉलर 90 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन रुपीज है। तो इसका मतलब यहां पर जो हमें नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कि डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है, रुपीज जो है वो एप्रिशिएट हुआ। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ ली थी। आज मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आज हमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। इसके बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाया था लोकल परचेजिंग में और इंटरनेशनल परचेजिंग में। मैंने आपको बताया था चाहे पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं, तो आप जॉब करते हैं, या फिर जो है आप बिजनेस करते हैं, या कुछ भी करते हैं, तो आप कमाते भी रुपीज में और आप खर्च भी रुपीज में करते हैं। आप कमाते भी रुपीज में और आप खर्च भी रुपीज में करते हैं। तो आज आपको कोई भी चीज खरीदनी हो, आप पाकिस्तान की किसी भी जो है वो क्या कहते हैं आउटलेट पर जा सकते हो, कोई भी सामान पसंद आया, लिया, कैश काउंटर पे गए, आपने रुपीज में कमाया था, रुपीज में पेमेंट की, दुकान वाला रुपीज एक्सेप्ट करेगा और आपकी परचेजिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इंटरनेशनली ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आज आप दुबई के अंदर है, तो अगर आपको दुबई में कुछ भी खरीदना है तो आपको पहले जाना पड़ेगा किसी भी दुकान पर, सबसे पहले रुपीस बेचने पड़ेंगे, दिरहम्स खरीदने पड़ेंगे, फिर दिरहम को लेकर आप कहीं भी जाते हो दुकान पर, वहां पर चीज पसंद करते हो, दुकान वाले को इन दिरहम्स पेमेंट करते हैं, जो भी सामान खरीदना है सामान खरीदते हैं और वापस आ जाते हैं। तो इंटरनेशनल परचेजिंग में होता यह है कि इंटरनेशनल परचेजिंग के अंदर आपको एक स्टेप ऐड हो जाता है, वो एक स्टेप ऐड ही हो जाता है
कि आपने लोकल करेंसी बेचकर फॉरेन करेंसी खरीदनी होती है, क्योंकि आप जिस कंट्री के अंदर है आपको उस कंट्री की करेंसी के अंदर ट्रेड करना है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आज आप पाकिस्तान में तो आप रुपीज में ट्रेड कर सकते हैं, दुबई में तो दिरहम्स में ट्रेड करेंगे, मलेशिया में तो रिंगिट में ट्रेड करेंगे, बाकू में तो मन्नत में ट्रेड करेंगे, यूएस में तो डॉलर, सऊदी है तो रियाल, यूके है तो पाउंड, यूरोप है तो यूरो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड द स्टोरी गोज ऑन। अच्छा जी, ये सब बहुत 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 बेसिक्स हैं जो हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हमारा असल जो है वो मुश्किल टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है एक्सचेंज रेट से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है कि व्हेन करेंसी डेप्रिशिएट्स, इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स बिकम चीप, जिससे पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, लेस आउटफ्लो होता है, मोर इनफ्लो होता है। ये पूरा एक क्वेश्चन है जो मुझे आपको समझाना है, बट इसको समझने में अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मैं हर साल करता ये हूं कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल, आपको यहां नजर आ रही होगी, मैं एक छोटी सी एग्जांपल बनाता हूं, उस एग्जांपल के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जो हूं वो अमेरिका गया, और अमेरिका एक दिन मुझे दिल कर रहा था, मैं शॉपिंग चला गया। शॉपिंग पे गया तो मुझे वहां पर एक टी शर्ट पसंद आ गई। उस टी शर्ट की प्राइस थी $2। टी शर्ट की प्राइस थी $2। मैंने बोला बड़ी अच्छी लग रही टी शर्ट, खरीद लेते हैं। मैंने वो टी शर्ट ली, लेके कैश काउंटर पे गया। कैश काउंटर पे गया, उसने मुझे टी शर्ट दी, उसने बोला $2। मेरे पास थे रुपीस, मैंने बोला ये लो रुपीस। उससे बोला सॉरी सर, ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ जिना नहीं चलता, ये है यूएसए, आपको चाहिए इब्राहिम लिंकन। मैंने बोला अब? उससे बोला सर नीचे वाला फ्लोर है, जाए हमारी करेंसी एक्सचेंज करके लेकर आए, रुपीस बेचे और अपनी करेंसी खरीदे। यानी जब आप इंटरनेशनली कुछ बाइंग करते हो तो आपको दो चीजें खरीदनी पड़ती है। पहले तो आपको करेंसी खरीदनी पड़ती है एक, फिर उस खरीदी हुई करेंसी से चीज खरीद सकते हैं। लोकल में क्या है, कमाया ही लोकल करेंसी में, तो सिर्फ चीज खरीदनी है जो भी खरीदनी है। इंटरनेशनल बाइंग में पहले करेंसी खरीदनी है, फिर प्रोडक्ट खरीदना है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लो, पहले करेंसी खरीदनी है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का क्या इंपैक्ट आता है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। खैर, मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं नीचे गया, एक मॉल के फोर्थ फ्लोर पे दुकान थी, मैं नीचे गया तो वहां पर करेंसी एक्सचेंज वाला था। मैंने उसको बोला लाओ भाई $2 दो। उसने बोला सर आज का जो रेट चल रहा है, आज का जो ER है, आप यहां देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको नजर आ रहा होगा, आज का जो ER है वो है ₹100। आज का ER, आज का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है, ₹100। तो अगर आपको $2 चाहिए तो आप हमें ₹200 दें। अगर आपको $2 चाहिए तो आप हमें ₹200 दें, $2 लें और जाए। मैंने उसको ₹200 दिए, $2 खरीदे, $2 खरीदे। फिर उस $2 जो मुझे मिले उसको लेकर मैं फोर्थ फ्लोर पे भागा भागा गया, कैश काउंटर पे गया, $2 दिए, टी शर्ट ली और आ गया। मुझे टी शर्ट बड़ी अच्छी लगी, अब मैंने सोचा था मैं कल पहनूंगा। अब जब मैं होटल वापस आया तो मेरे साथ मेरा दोस्त था। उससे बोला ब्रो ये टी शर्ट तो बड़ी अच्छी है, एक काम करो ये टी शर्ट मुझे दे दो, एक टी शर्ट मुझे दे दो। मैंने यार ये मैं अपने लिए आया हूं। बोला कोई बात नहीं, तुम जाके दूसरी खरीद लो, तुम्हें पता तो है कहां से मिलती है। मैंने बोला चल तू दोस्त है, कोई मसला है, रख ले। अब मुझे अगले दिन टी शर्ट पहननी थी। मैं अगले दिन टी शर्ट पहनने से पहले फिर मॉल गया। मैं फिर से मॉल गया। मैं जब फिर से मॉल गया, मुझे फिर से टी शर्ट पसंद आई, वही वाली ली। मैं गया काउंटर पे, काउंटर वाले को मैंने बोला कितने, उसने बोला $2। मैंने फिर पैसे दिए। काउंटर वाले ने बोला सर आपको कल भी बताया था, ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ जिना नहीं चलते। टोपी वाले, टोपी वाले भाई है ना हमारे पास नोट के ऊपर, जिना नहीं चलते, यहाँ चलते हैं लिंकन भैया। मैंने बोला ओह सॉरी, मैं भूल गया था। मैं फिर गया नीचे, ग्राउंड फ्लोर एक्सचेंज रेट पे गया। मैंने बोला लाओ भाई $2। उसने बोला सर लाए $220। मैंने है पागल हो, $220 किस चक्कर के। उसने बोला सर सीन कुछ ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है कि कल $1 था $100 का, आज है $1 110 का। देयरफॉर आज आपको $2 के लिए $220 देने पड़ेंगे। मैंने बोला चलो खैर हो गई। मैंने $220 लिए, ओ सॉरी दिए, $2 लिए, ऊपर गया, $2 दिए, टी शर्ट खरीदी और आ गया। पहली चीज, मैंने कल भी $2 दिए थे,
आज भी $2 दिए हैं। कल मुझे टी शर्ट पड़ी 200 की, आज पड़ी 220 की। तो जो पहली बात आपको समझ आती है यहां पर, वो ये समझ में आती है कि कल डॉलर सस्ता था 100 रुपए का, आज डॉलर महंगा है 110 का। इंटरनेशनल बाइंग में पहले करेंसी खरीदते हो फिर प्रोडक्ट खरीदते हो, हां या ना? तो जब इंटरनेशनल करेंसी महंगी हो जाती है तो आपको इंटरनेशनल करेंसी महंगी पड़ती है सस्ती? महंगी। जब इंटरनेशनल करेंसी महंगी खरीदोगे, उस महंगी करेंसी से आगे जो भी खरीदोगे महंगा पड़ेगा। मेरी बात फिर से कान समझो, स्टैब्लिश कर लो। इंटरनेशनल बाइंग में पहले प्रोडक्ट नहीं खरीदा जाता, पहले करेंसी खरीदी जाती है। तो आप अमेरिका के अंदर हो फॉर एग्जाम्पल, आज पाकिस्तान की करेंसी डेप्रीशिएट हो जाए, यूएस की करेंसी एप्रीशिएट हो जाए, मतलब पाकिस्तान वीक हो गया, यूएस स्ट्रांग हो गया। आपके पास है रुपीस, आपके पास है रुपीस। अब आपको, क्योंकि रुपीस आपके पास है, रुपीस वीक हो गया है, अब आपको डॉलर महंगा, क्योंकि डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, अब आपको डॉलर महंगा मिलेगा सस्ता? महंगा। जब डॉलर महंगा मिलेगा, आपके सामने ना 100 का था और 110 का था, जब आपको डॉलर महंगा मिलेगा, उस महंगे डॉलर से आप जो खरीदोगे आपको अब महंगा पड़ेगा। आज फॉर एग्जाम्पल $1 1,000 का हो जाए, $1 1,000 का हो जाए, तो वही आईफोन जो आज $4 लाख का था, वही आईफोन आज $1,200 वाला $12 लाख का हो जाएगा। अब आप बोलोगे कंपनी ने पैसे बढ़ाए, कंपनी ने नहीं बढ़ाए। आईफोन पिछले 4 साल से $1,200 का था, $1,200 का ही है। मुझे क्यों महंगा पड़ रहा है? क्योंकि मेरी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है ना भाई, रुपीस वीक हो रहा है। अब यूएस से फोन आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, वैसे चाइना से आ रहा है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, फोन कहां से आ रहा है? यूएस से। अब रुपीस में तो पेमेंट हो ही नहीं रही, पेमेंट किस में हो रही है? एप्पल, क्या आपको एप्पल में बंदा बैठा, हाँ भाई लाओ रुपीस में दो, नहीं। वो कहता है भाई आपकी कंट्री की जो भी करेंसी, हमें डॉलर चाहिए। हमें क्या करना पड़ता है? पहले रुपीस बेचना पड़ता है, डॉलर। मैं आपको बता रहा था ना कल, जो मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया ये बच्चों वाली बात है, लेकिन ये आगे इस पे कॉन्सेप्ट बनेगा कि इंटरनेशनल बैंक में पहले करेंसी बेचनी पड़ती है, दूसरी कंट्री की करेंसी खरीदनी पड़ती है, फिर उस कंट्री की जो आपने करेंसी खरीदी उससे आगे प्रोडक्ट खरीदते हैं आप। तो आज अगर रुपी सस्ता हो रहा है तो मतलब डॉलर महंगा हो रहा है। रुपी सस्ता हो रहा है तो डॉलर महंगा हो रहा है। जब डॉलर महंगा पड़ेगा, उस महंगे डॉलर से आगे जो खरीदूंगा महंगा ही पड़ेगा। अब आप यहां पर वापस आए, वेन करेंसी डेप्रिशिएट्स। अच्छा मजे की बात, यहां पाकिस्तान की एग्जांपल पूरी पूरी है, और आपको पता है अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी गंदी चीजें पढ़ के आए सब पाकिस्तान पे डिट्टो अप्लाई हो रही थी। वेन करेंसी डेप्रिशिएट्स, यानी जब कंट्री की करेंसी गिर जाती है, जैसे कि पाकिस्तान, तो आपको इंटरनेशनल कंट्रीज की करेंसी महंगी पड़ती है सस्ती? महंगी पड़ती है सस्ती? महंगी। उस महंगी करेंसी से आप जो भी खरीदोगे महंगा पड़ेगा सस्ता? तो यहां पर सही बात लिखी है कि व्हेन कंट्रीज करेंसी डेप्रिशिएट्स इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव। सही लिखा है गलत लिखा है? 200% सही लिखा है। अब इंपोर्ट की प्राइस आईफोन की, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, पहले भी $1,200 का था, आज भी $1,200 का है। महंगा क्यों पड़ रहा है? महंगा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी गिर गई है। इंटरनेशनल बाइंग करने के लिए करेंसी खरीदनी पड़ती है, रुपीस गिरने की वजह से आपको करेंसी महंगी मिल रही है, उस महंगी करेंसी से जो खरीदोगे महंगा ही पड़ेगा। अच्छा जी, अब आपको पहले मुझे एक टी शर्ट खरीदने के लिए ₹200 देने पड़ गए थे, अब मुझे वही टी शर्ट खरीदने के लिए ₹220 देने पड़ जाएंगे, है ना? अब आप ध्यान पर देखो क्या होता है, जब इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो लोग इंपोर्ट्स कम करेंगे, ज्यादा कम करेंगे ना? तो आप यहां देख सकते हो साइड पे लिखा है लेस आउटफ्लो। पाकिस्तान जैसी कंट्री की जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो जाते हैं। जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं तो लोग अवॉइड करते तो ऑटोमेटिकली मुल्क से पैसा बाहर जाना कम हो जाता है, बंद नहीं होता, कम हो जाता है, लेस आउटफ्लो। पिछले 3 साल में आपने देखा होगा बहुत सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की रेप्लिकाज आ गई हैं। आज से 3 साल पहले न्यूटेला हर जगह बिक रहा था, अब इतना महंगा हो गया न्यूटेला कि लोकल कंपनीज ने उसकी चोकोब्लेस और इस तरह की 2-3 अलग अलग नाम से कॉपीज आ गई हैं। लोगों ने बोला यार $2,500 का, $3,000 का, $4,000 का न्यूटेला की बड़ी वाली बॉटल हो गई है। लोकल न्यूटेला जो कॉपी है ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मिलता जुलता है, ₹1,000 की मिल रही है, लोगों ने बोला यही यूज कर लो।
अब वो पैसा जो न्यूटेला खरीदने के लिए जा रहा था अब वो नहीं जा रहा, आउटफ्लोज कम हो गए। पहले जो जितना लोग आराम से आईफोन खरीद रहे थे अब नहीं खरीद रहे, आउटफ्लोज कम हो गए। तो जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो आपको दूसरी सारी कंट्री की करेंसीज महंगी पड़ेंगी, और जब जब आपको किसी मुल्क की कंट्री की करेंसी महंगी पड़ेगी उससे खरीदा हुआ माल भी महंगा पड़ेगा, तो इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स कम करोगे तो मुल्क से पैसा बाहर कम जाएगा, लेस आउटफ्लो होगा। एक चीज, अब कंट्री किसकी करेंसी गिरी है, पाकिस्तान की गिरी है, किसकी गिरी है, पाकिस्तान की गिरी है ना। अब पाकिस्तान की करेंसी सस्ती हो गई, इसी एग्जाम्पल को उल्टा कर लो। अब एक बंदा यूएस में बैठा हुआ है, पाकिस्तान की करेंसी गिर गई, पाकिस्तान की करेंसी, तो वो जब पाकिस्तान आएगा यूएस का बंदा, वो रुपीज में खर्च करेगा डॉलर में, रुपीज में, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, किसी भी मॉल में जाएगा कहीं भी जाएगा, उसको पहले डॉलर बेचना पड़ेगा, रुपी खरीदना पड़ेगा, और फिर उस रुपी से जो चाहे आगे खरीदे। तो वो जब पाकिस्तान की करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो यूएस वालों को पाकिस्तान की करेंसी सस्ती पड़ती है, सस्ती पड़ती है, सस्ती पड़ती है, तो पाकिस्तान की सस्ती करेंसी से जो भी खरीदे उनको सस्ता पड़ता है। अब मैं और आप किसी जगह पे खाना खाने जाते हैं और 10,000 का बिल आता है, हम बोलते हैं यार 10,000 का बिल आया, यूएस वाला बंदा बोलता है यार 10,000 का बिल आया, इट्स ओनली $30 ब्रो, $30 ही तो है, $35 ही तो है। हमारे लिए 10,000 ज्यादा है, उसके लिए 10,000 कम है, क्योंकि वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। तो जब पाकिस्तान जैसी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होती है ना, तो दुनिया भर को आपकी करेंसी क्या पड़ती है, सस्ती पड़ती है, सस्ती पड़ती है तो आपका माल सस्ता है, जब माल सस्ता है तो लोग आपका माल ज्यादा खरीदेंगे, तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको कंट्री की रेलेवेंट एग्जांपल देता हूं यहां पर, चाइना। चाइना इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है कि नहीं, लेकिन आप चाइना की करेंसी देखोगे आप बोलोगे यार ये चाइना की करेंसी इतनी सस्ती, यूएस और चाइना टक्कर पे है, यूएस और चाइना टक्कर पे है। अच्छा भाई, अब हम जरा अगर देखें तो PKR to USD का क्या रेट है, आपको समझाने के लिए बताता हूं। यानी $1 278 पाकिस्तानी रुपीस बन रहा है, यानी डॉलर की स्ट्रेंथ पाकिस्तान के मुकाबले में कितनी है, 278 टाइम्स, 278 टाइम्स। अच्छा जी, अब मैं चाइनीज येन देखता हूं, PKR टू चाइनीज युआन, युआन होता है येन होता है जो भी आप उसको बोलो, सिर्फ ₹40। ये मैथ समझ नहीं आता मुझे भाई। अगर आप कहते हो यूएस और चाइना टक्कर की इकोनॉमीज है, तो अगर यूएस की करेंसी पाकिस्तान से 278 टाइम्स स्ट्रांग है, तो चाइना की कम से कम कुछ नहीं कुछ नहीं तो 200-250 तो होनी चाहिए ना, ये क्यों ₹40। चाइना बड़ा स्मार्ट है, चाइना ने इंटरनेशनल मार्केट में जानबूझ के अपनी करेंसी गिराई है, चाइना ने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी करेंसी जानबूझ के गिराई, क्यों, क्योंकि चाइना कहता है कि जब मैं अपनी करेंसी गिराऊंगा तो सारी कंट्रियों को मेरी करेंसी महंगी पड़ेगी, सस्ती, सस्ती, तो मेरी कंट्री की करेंसी दान दुनिया भर को सस्ती पड़ेगी, तो मेरी कंट्री से जो भी मेरी करेंसी में खरीदा हुआ माल होगा महंगा पड़ेगा, सस्ता, सस्ता, तो मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। फिर से समझा दो, चाइना अपनी करेंसी जानबूझकर गिराता है, चाइना कहता है दुनिया भर के लोगों को मेरी करेंसी सस्ती पड़े, जब दुनिया भर के लोग को चाइना की करेंसी सस्ती पड़ेगी तो उस सस्ती चाइनीज करेंसी से उनको चाइना का माल भी सस्ता पड़ेगा, जब चाइना का माल सस्ता पड़ेगा ऑटोमेटिकली चाइना का माल ज्यादा बिकेगा। अब आप देखो क्या लिखा हुआ है मैंने यहां पर, जब किसी भी कंट्री की करेंसी गिर जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, जब किसी भी कंट्री की करेंसी गिर जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, जब किसी भी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, तो होता यह है कि उस कंट्री को के लोगों को इंपोर्ट्स महंगे पड़ते हैं तो वो इंपोर्ट्स कम करते हैं, और दुनिया भर के लोगों को करेंसी सस्ती पड़ती है तो माल खरीदते हैं तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो आप देखो साइड पे क्या लिखा हुआ है, कैश आउटफ्लोज गिर गए क्योंकि इंपोर्ट्स कम, कैश इनफ्लोज बढ़ गए क्योंकि एक्सपोर्ट्स, तो यहां पर हो गया पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब इंपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, यह है हमारा
पहला कॉन्सेप्ट यहां पर। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब हमारे पास जो है वो एक कॉन्सेप्ट और है अब, कि एप्रिसिएशन से क्या इंपैक्ट आता है। अच्छा समझो, अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेके चलता हूं। पहले दिन मैंने अपने लिए टी शर्ट खरीदी, तो $100 का था, मेरे दोस्त ने ले ली। अब जो है वो मैं दूसरे दिन अपने टी शर्ट खरीदने गया, वही टी शर्ट ₹110 का डॉलर था, तो मुझे 220 की पड़ी। थर्ड डे, अब मैं, मेरे दोस्त और हम तीन लोग जो है वो यूएस ट्रैवल करने गए थे। अब तीसरे दोस्त ने बोला, यार इतनी अच्छी टी शर्ट तुम दोनों ने खरीदी, मुझे नहीं दी, एक काम करो मुझे भी ला कर दो। अब दोस्त अच्छा था, मैंने बोला चलो तुम्हें भी ला कर देते हैं टी शर्ट, कोई मसला नहीं। मैं गया मॉल वापस से। अब मैंने उसको बोला, भाई टी शर्ट। मैं फिर टी शर्ट लेके काउंटर पे गया, उसने बोला, भाई तुम अजीब आदमी हो, रोज रुपीज लेके आते हो। तो कल भी बताया था, परसों भी बताया था, जिना नहीं चलते, लिंकन भैया लाओ। मैंने ओ सॉरी। मैं फिर गया नीचे, मैं गया उसको, मैंने बोला लाओ भाई $2 दो, लाओ भाई $2 दो। उसने बोला मिल जाएगा सर, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं। लाए ₹180। मैंने है 180, ये क्या हुआ? उसने बोला सर ट्रम्प भैया बावले हो गए, वॉर हो गई है, हमारा कोई अता पता नहीं है, करेंसी हमारी गिर गई है, और आपके जो आसिम मुनीर भाई हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, मुल्क की करेंसी स्ट्रांग हो गई है, अब $90 का $1 है, यानी रुपीस की स्ट्रेंथ बढ़ गई। वही $2 जो मुझे पहले 200 का मिला था, बाद में 220 का मिला था, आज वही डॉलर $2 कितने का मिला आज? 180 का। मैं गया, $2 दिए, टी शर्ट खरीदी, वापस आ गया। टी शर्ट पहले दिन भी $2 की थी, दूसरे दिन भी $2 की थी, आज भी $2 की। टी शर्ट की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, करेंसी में फर्क आया। आज मुझे रुपीस सस्ता मिला, आज मुझे रुपीस सस्ता मिला। जब रुपीस सस्ता मिला, सॉरी, आज मुझे डॉलर सस्ता मिला, आज मुझे डॉलर सस्ता मिला। जब डॉलर सस्ता मिला तो सस्ते डॉलर से आगे मैंने जो भी खरीदा मुझे सस्ता पड़ेगा, हाँ या ना? यही तो चाइना करता है। चाइना अपनी करेंसी जानबूझ के गिराता है ताकि दुनिया भर के लोगों की करेंसीज चाइना के मुकाबले में स्ट्रांग हो जाए। जब उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी तो उनको चाइनीज का युआन सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा तो चाइना का माल ज्यादा खरीदेंगे। अब आप वापस इस एग्जांपल पे आ जाओ। जब किसी कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, जैसे कि हम अमेरिकन की बात करते हैं, डॉलर बहुत महंगा है सबको पता है, तो अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं, जो अमेरिकन हैं, जो डॉलर में खर्च करते हैं, डॉलर में कमाते हैं, उनको दुनिया भर की करेंसी डॉलर के मुकाबले में क्या पड़ती है? सस्ती। तो उनको दुनिया भर की हर कंट्री की करेंसी सस्ती पड़ती है, तो हर कंट्री का माल उनको सस्ता पड़ता है, तो वो हर कंट्री से माल आराम से मंगा लेते हैं, हाँ या ना? तो जब आपकी कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट होती है तो दुनिया भर की सारी करेंसीज आपके लिए सस्ती है। जब दुनिया भर की सारी करेंसीज आपके लिए सस्ती है तो दुनिया भर का सारा माल आपके लिए सस्ता है। तो आपको, जब आपकी कंट्री की करेंसी स्ट्रांग होगी तो आपको इंपोर्ट्स महंगे पड़ेंगे सस्ते? महंगे पड़ेंगे सस्ते? सस्ते। तो आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे कम? आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, जब कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है तो इंपोर्ट्स चीप हो जाते हैं ना। जब इंपोर्ट्स चीप होंगे तो लोग इंपोर्ट्स कम करेंगे ज्यादा, तो पैसे का आउटफ्लो, मुल्क में पैसा आएगा ज्यादा कम? कम आएगा, क्योंकि आप ज्यादा माल खरीदो तो आपका कैश आउटफ्लो ज्यादा है। आप देख सकते हो लिखा हुआ है कैश आउटफ्लो ज्यादा। अब अमेरिका का माल, अमेरिका की करेंसी इतनी महंगी है तो दुनिया भर के लोगों को डॉलर महंगा पड़ता है सस्ता? महंगा। तो आज अगर आप कोई भी अमेरिकन चीज खरीदना चाहो तो पहले आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा, डॉलर पड़ेगा महंगा। महंगा डॉलर खरीदने की वजह से लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेंगे, हाँ या ना? तो अमेरिका के एक्सपोर्ट्स, ये जो बीच में आपने देखा था ना, डोनाल्ड ट्रम्प जो पागल हुआ हुआ था, टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारी करेंसी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम होने लगे। दुनिया भर को हमारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारा माल, अमेरिका का माल खरीदने के लिए पहले अमेरिका की करेंसी खरीदो। अमेरिका की करेंसी इतनी महंगी है, इतनी महंगी खरीदेंगे कि फिर अमेरिका का माल इतना महंगा पड़ेगा, लोग खरीदने को तैयार नहीं है, ऑटोमेटिकली उनके एक्सपोर्ट्स कम होना शुरू हो गए थे। नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब कंट्री की करेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, यह भी नुकसान है। इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि दुनिया भर की करेंसीज आपको कचरे रेट पे मिलती है, आप दबा के इंपोर्ट करते हो। और इतनी महंगी आपकी करेंसी कि दुनिया भर के लोगों को आपकी कंट्री की करेंसी इतनी महंगी पड़ती है, लोग आपकी करेंसी खरीदते ही नहीं है। खरीदेंगे नहीं तो आपका माल कैसे बिकेगा? एक्सपोर्ट्स गिर जाते हैं।
इस वक्त आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों को ये पता है या नहीं पता, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। एग्जैक्टली exactly. आपको दिखाता हूं कितने हैं। PKR2 कुवैत दिनार टुडे, ये दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। 902 रुपए एक दिनार, 902 रुपए का। सोचो, वो अगर सिर्फ 100 कुवैती दिनार ले आए पाकिस्तान, अगर कोई कुवैत का बंदा, अगर कोई कुवैत का बंदा सिर्फ 100 कुवैती दिनार भी ले आए पाकिस्तान, वो तो अयाशी कर लेगा। यहां पर बैठे बैठे 90,000 रुपए बन गए। और अगर 1,000 कुवैती दिनार ले आए, उसकी तो पार्टी है। 9 लाख रुपए लेकर आया पाकिस्तान भाई। समझ आ रही है? तो कुवैत के लोगों के लिए सोचो, दुनिया भर की करेंसीज कितनी रेट पे मिलती होंगी, कचरा। तो कुवैत के लोग दबा के इंपोर्ट करते हैं, हर चीज तो सस्ती पड़ती है। लेकिन आज अगर मुझे कुछ कुवैत किसी और, यानी इन अमेरिकन को अगर कुवैत का कोई माल खरीदना है, महंगा है बॉस, उनके लिए भी महंगा है। उनको भी $3 देने पड़ेंगे एक कुवैती दिनार के लिए। तो कुवैत में बनने वाली हर चीज उनको महंगी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट समझ आया? ये है हमारे पास एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का इफेक्ट। तो कल को अगर एग्जामिनर आपसे 6 मार्क में पूछ ले कि भाई एप्रिसिएशन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या इफेक्ट आता है आपके सामने, आप बोलोगे कि भाई अगर करेंसी डेप्रिशिएट है तो इसका इंपैक्ट क्या है कि इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से आउटफ्लो जो है वो गिर जाएगा, इनफ्लो बढ़ जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। यह है 3 मार्क एप्रिसिएशन का इफेक्ट। फिर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट। 6 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है। ये बहुत मेजर कॉन्सेप्ट था, ये आपका एक कॉन्सेप्ट सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब एक और जो टॉपिक हमने पढ़ना है, वो बेसिकली पढ़ना है करंट अकाउंट से रिलेटेड। करंट अकाउंट क्या है? यू ऑल्सो नीड टू नो फॉर द फैक्ट कि मुल्क में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा होता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए का माल आ रहा है और जा रहा है। यानी मुल्क से बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस की पेमेंट मुल्क में आ रही होती है, एंड बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस की पेमेंट जा रही होती है। तो ये मुल्क में जितना भी पैसा आ रहा है और मुल्क से जितना पैसा जा रहा है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। ये तो हमें पता है और हमने पढ़ा भी है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। एक चीज याद रखो, अगर आपकी कंट्री का BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी अगर आपकी कंट्री का BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपकी कंट्री का टोटल टोटल आउटफ्लो ज्यादा है, यानी कंट्री से पैसा बहुत ज्यादा बाहर चला गया। अगर आपकी कंट्री का BOP नेगेटिव है, मतलब आपके मुल्क से बहुत ज्यादा पैसा बाहर गया है। अब क्यों बाहर गया है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है ना। आप कर पाकिस्तान के लोगों ने दुबई में इन्वेस्टमेंट कर दी, जापान से गाड़ी खरीद ली, बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है उसकी फीस भर दी। नेगेटिव का मतलब मुल्क से पैसा बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो ज्यादा है। और अगर आपकी कंट्री का BOP पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपकी कंट्री का जो टोटल इनफ्लो है, आपकी कंट्री का जो टोटल इनफ्लो है वो ज्यादा है। इसका मतलब आपकी कंट्री में पैसा आया ज्यादा है, आपकी कंट्री के अंदर पैसा आया ज्यादा है। अगर आपकी कंट्री का BOP पॉजिटिव है, आई रिपीट, अगर आपकी कंट्री का BOP पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपके मुल्क में पैसा आया ज्यादा है। आप क्यों ज्यादा आया है? हो सकता है आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनीज ने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज्यादा की हो सकता है लोग आपके मुल्क में आ रहे हो, टूरिज्म के लिए आ रहे हो, पैसे भिजवा रहे हो, कुछ भी वजह हो सकती है, बस इनफ्लो ज्यादा है। तो ये आपको बेसिक समझा दी। BOP नेगेटिव होने का मतलब मुल्क से पैसा गया ज्यादा है बाहर, यानी पाकिस्तान का BOP पिछले 70-75 साल से नेगेटिव ही चल रहा है। क्यों नेगेटिव चल रहा है? पाकिस्तान से पैसा बाहर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, किसी भी फॉर्म में बाहर जा रहा है। आपके भाई बहन अगर UK में पढ़ रहे हैं, दुबई में पढ़ रहे हैं, कहीं भी भर रहे हैं, आपके अम्मी अबू फीस तो भर रहे हैं ना, पैसा जा रहा है। और अगर पाकिस्तान का BOP पॉजिटिव हो जाता है,
तो मतलब पाकिस्तान में पैसा आया ज्यादा है। खैर, अब पैसा आता भी है जाता भी है, सवाल यह है कि ये सारा पैसा रिकॉर्ड कहां होता है। पैसा आता भी है, पैसा जाता भी है, सवाल यह है कि ये सारा पैसा रिकॉर्ड कहां होता है। ये सारा पैसा रिकॉर्ड होता है करंट अकाउंट के अंदर। ये सारा पैसा रिकॉर्ड होता है करंट अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट बेसिकली, आई रिपीट, करंट अकाउंट बेसिकली कंट्री का वो अकाउंट होता है जहां पर ये रिकॉर्ड किया जाता है, ये रिकॉर्ड किया जाता है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और किस अकाउंट में आया, किस अकाउंट में गया। करंट अकाउंट कंपनी कंपनी कह रहा हूं, कंट्री का वो हेड होता है जहां पर ये रिकॉर्ड किया जाता है कि मुल्क में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, किस अकाउंट में आया, किस अकाउंट में गया। तो करंट अकाउंट बेसिकली रिकॉर्ड्स कंट्रीज पेमेंट्स, पेमेंट ट्रांसफर्स। अच्छा, करंट अकाउंट के अंदर 4 हेड्स बनते हैं। अगर किसी भी कंट्री को देखना हो ना कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो वो उसको रिकॉर्ड करने के लिए, देखने के लिए 4 हेड्स देखती है। सबसे पहला होता है विजिबल गुड्स वाला हेड। इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं विजिबल गुड्स यानी टेंजिबल गुड्स, गाड़ी, कपड़े, जूते, ये सारी चीजें। कितने की इंपोर्ट हुई, कितने की एक्सपोर्ट हुई। अब आप देख सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए कुछ छोटे छोटे नंबर्स लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो भाई आप देख सकते हो यहां पर 100 रुपए का एक्सपोर्ट हुआ, 150 रुपए का इंपोर्ट हुआ। यानी यहां पर फिजिकल गुड्स, साबुन, टूथपेस्ट, शैंपू, कपड़े, जूते, गाड़ी, कुछ भी है, यहां पर 100 रुपए की गाड़ियां वाड़ियां टाइप एक्सपोर्ट हुई है और 150 रुपए के साबुन, टूथपेस्ट, शैंपू इंपोर्ट हुए। यानी विजिबल गुड्स, टेंजिबल गुड्स का सेक्शन कितना है, डेफिसिट है 50 रुपए से। कितने से डेफिसिट है, 50 रुपए से। अगर कल को एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एक कंट्री है जिसका विजिबल गुड्स डेफिसिट है, इसका क्या मतलब है, तो आप बोलोगे विजिबल गुड्स का मतलब उस कंट्री ने टैंजिबल गुड्स सच एज सोप्स, कार्स, क्लोथ्स, शूज, दे हैव इंपोर्टेड मोर ऑफ सच गुड्स एंड एक्सपोर्टेड लेस ऑफ देम। विजिबल गुड्स समझ आ गया, परेशानी तो नहीं है। अगर आपके पास कल को एग्जामिनर बोलता है फॉर एग्जाम्पल कि एक कंट्री है जिसका विजिबल गुड्स का सेक्शन डेफिसिट है, इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे इसका मतलब है कि उस कंट्री ने, जिस कंट्री की भी वो बात करेगा, उस कंट्री ने विजिबल गुड्स यानी साबुन, टूथपेस्ट, शैंपू टाइप चीजें इंपोर्ट ज्यादा की हैं और एक्सपोर्ट कम की, तभी वो क्या है, डेफिसिट है। अच्छा भाई दूसरा हेड होता है इनविजिबल गुड्स, सर्विसेज। सर्विसेज भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती, क्यों नहीं होती। अब मेरा जो अभी आप मैं पढ़ा रहा हूं, आईपैड पे पढ़ा रहा हूं, सारे लेक्चर्स मेरे आईक्लाउड पर है। ये कोई आईक्लाउड सर्विसेज पाकिस्तान की थोड़ी है, तो डायरेक्ट यूएस से है। तो मैं आईक्लाउड सर्विसेज यूज करने के हर महीने पैसे देता हूं। ये सर्विस क्या कर रहा हूं मैं, इंपोर्ट कर रहा हूं, पैसे जा रहे हैं हर महीने मेरे अकाउंट से। गूगल ड्राइव पे लेक्चर्स अपलोड करता हूं, फ्री के थोड़ी है भाई, पैसे लगते हैं। जो आप लोग यूनिवर्सिटी के ऊपर जो सर आदिल के मेरे लेक्चर्स व्यू करते हो, सबके पैसे लगते हैं, बाहर की कंपनी से सारी है, पैसा जाता है इस पे। सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह सर्विसेज एक्सपोर्ट भी होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुबई में इधर उधर बैठे हुए पाकिस्तान के डॉक्टर्स जो हैं, उनकी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसा आ रहा है। तो सर्विसेज इंपोर्ट भी होती है, सर्विसेज एक्सपोर्ट भी होता है। आपके सामने मैंने एप्पल की आईक्लाउड की एग्जांपल दी इंपोर्ट में, और डॉक्टर्स जो यहाँ के बाहर के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं ऑनलाइन, एक्सपोर्ट हो रही सर्विसेज। तो सर्विसेज जो है वो इंपोर्ट भी हो रही है और एक्सपोर्ट भी हो रही है। तो अगर कल को एग्जाम आप देख सकते हो, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल एक कंट्री ने 200 रुपए की एक्सपोर्ट की सर्विसेज, 150 रुपए की इंपोर्ट की। कल को अगर एग्जाम्पल आपको एग्जामिनर पूछे कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी कंट्री का इनविजिबल गुड्स यानी सर्विसेज का सेक्शन सरप्लस हो सकता है, कैसे, आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी कंट्री का, 2 मार्क में आएगा, किसी कंट्री का अगर इनविजिबल गुड्स का सेक्शन सरप्लस है, तो मतलब दैट स्पेसिफिक कंट्री हैज एक्सपोर्टेड मोर ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्टेड लेस ऑफ सर्विसेज। हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अच्छा, तीसरा हेड ये होता है प्राइमरी इनकम, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है ना, पाकिस्तान का ये सालों साल से नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है बहुत कम, लेकिन पाकिस्तान से दबा के इन्वेस्टमेंट जा रही है। अब तो आजकल हालात खराब है, वरना आपको पता ही होगा दुबई में कितनी इन्वेस्टमेंट है लोगों की।
दुबई का प्राइमरी इनकम का जो हेड है पिछले 15-20 साल से पॉजिटिव चल रहा है। इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो प्राइमरी इनकम बताता है आपके मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट्स आई। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न भी होते हैं। ठीक है ना। तो जो इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न होते हैं ये भी जो है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न होते हैं ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब आपने दुबई में इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न आपके पास आ रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अगर पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं आप, तो पाकिस्तान की प्राइमरी इनकम बन गई। ये भी तो होता है। एक तो होता है कि मैंने दुबई में इन्वेस्टमेंट की करके छोड़ दी, जो भी रिटर्न आ रहा है मैं दुबई में रख रहा हूं, दुबई की प्राइमरी इनकम बन गई। एक क्या हुआ, मैंने दुबई में इन्वेस्टमेंट की, दुबई की जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो रिटर्न आ रहा है वो मैं पाकिस्तान लेके आ रहा हूं, अब वो पाकिस्तान की प्राइमरी इनकम बन रही है। ऐसे भी होता है, लेकिन हम इतनी ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहे। तो हम इतना सिंपल समझेंगे प्राइमरी इनकम का मतलब इन्वेस्टमेंट। प्राइमरी इनकम का मतलब इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कितनी इन्वेस्टमेंट गई। तो पाकिस्तान का सालों साल से जो है ये नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही कम है और हमारे पास से इन्वेस्टमेंट जा रही ज्यादा, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव डेफिसिट। ठीक है। तो कल को एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई किसी कंट्री का प्राइमरी इनकम डेफिसिट है, क्या मतलब है इसका, आप बोलोगे इसका मतलब यह कि उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स आई कम है और उसकी कंट्री के लोगों ने उस मुल्क से पैसा निकाल के दूसरी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी ज्यादा, डेफिसिट हो गया। अच्छा भाई, और फोर्थ हेड होता है सेकेंडरी इनकम। ये फंड ट्रांसफर है, दोस्त रिश्तेदार आपस में जो लोग होते हैं, ईदी भिजवा रहे हैं, आपका भाई पढ़ रहा है, आपके अबू ने उसको पैसे भिजवा दिए, किसी भी वजह से आपस में दोस्त रिश्तेदार भाई बहनों ने एक दूसरे को पैसे भिजवाए मंगवाए, ये फंड ट्रांसफर है, ये फंड ट्रांसफर है। तो ये भी, अगर पैसा मुल्क में फंड ट्रांसफर ज्यादा आया है तो पॉजिटिव, ज्यादा गया है तो नेगेटिव। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इन चारों हेड्स की अमाउंट्स लेती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, पहले वाला था हमारा -50, -50, अच्छा जी -50। दूसरा वाला हमारा क्या था, +50, ये रहा +50। प्राइमरी इनकम हमारा क्या था, -50, -50। सेकेंडरी इनकम हमारा क्या है, +150, +150। तो अगर आप देखो तो यहां पर हमारा फाइनल आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, +100 आया। इसका मतलब हमारा ट्रेड सरप्लस है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है। ओवरऑल हमारे हमारे पास पैसा आया ज्यादा है, ओवरऑल हमारे पास पैसा आया ज्यादा है। अच्छा, यहां पर भी एग्जामिनर बड़ा होशियार है। एग्जामिनर कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी कंट्री का जो फाइनल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो वो पॉजिटिव हो, आपकी कंट्री का जो फाइनल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो, और विजिबल गुड्स डेफिसिट हो, क्या ये पॉसिबल है। आप बोलो है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। ये जो फाइनल बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो चार हेड्स के ऊपर बनता है, विजिबल, इनविजिबल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम। हो सकता है तीन पॉजिटिव हो और एक आपके सामने, विजिबल गुड्स यहां पर नेगेटिव है, इसका मतलब उस कंट्री ने विजिबल गुड्स इंपोर्ट ज्यादा किए, एक्सपोर्ट कम किए। बाकी जो तीन चीजें इनविजिबल, प्राइमरी, सेकेंडरी, वो ज्यादा है, वो पॉजिटिव है। हो सकता है फाइनल आंसर पॉजिटिव हो और बीच की कोई एक आध जो हेड है वो नेगेटिव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्यों नहीं हो सकता। जैसे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में सारी चीजें नेगेटिव है, टोटली जो हमारे पाकिस्तान का जो एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनता है नेगेटिव बनता है। लेकिन कुछ साल पहले इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर प्राइमरी इनकम हमारा पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी। मुशर्रफ के टाइम पे भी हुआ था, सारे हेड्स ओवरऑल नेगेटिव है, प्राइमरी इनकम पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, फंड ट्रांसफर सारे नेगेटिव चल रहे थे, बस सिर्फ प्राइमरी इनकम, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही थी, तो कुछ टाइम के लिए ये वाला हेड पॉजिटिव हो गया था, ओवरऑल नेगेटिव ही थे। हो सकता है कि फाइनल आंसर जो है वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो, लेकिन बीच का एक आध हेड जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव अलग से हो सकता है, आपके सामने है ना यहां पर।
ओवरऑल आपको पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट नजर आ रहा है, लेकिन पीछे दो हेड्स नेगेटिव है, क्यों नहीं हो सकता? फाइनल आंसर तो चार हेड्स का क्यूमुलेट है ना, एक आध हेड तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट हो सकता है। तो ये है हमारे पास करंट अकाउंट की कौन कौन सी एक्सचेंज रेट्स होती हैं, ओ सॉरी, आपकी जो इनकम्स होती है वो कहां कहां पर रिकॉर्ड होती है। सेकेंडरी इनकम,